नमस्कार। तो आपको पता है हमने क्लास 3 के एग्ज़ाम्स के लिए जो है वो एक अलग से जो है वो सीरीज़ चलाई है। ये सीरीज़ जो है वो क्लास 3 के सभी एग्ज़ाम के लिए है और क्लास 3 के अलावा बाकी एग्ज़ाम हो गए, जैसे आपका टेट का एग्ज़ाम हो गया, लाइट का एग्ज़ाम हो गया, सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हो गया, टीजीटी जेवीटी के एग्ज़ाम हो गए। इनमें भी ये डेफिनेटली आपकी सहायता करेगी, जैसे कि पहले भी करती रही है। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 101 से जो है वो डिस्कशन जो है वो स्टार्ट करेंगे। हर एक क्वेश्चन को जो है वो डिटेल से देखेंगे ताकि आपको जो है आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में हेल्प मिल सके। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं हु वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ द मौर्य डायनेस्टी। तो देखिए बोलते हैं कि इनमें से कौन सा जो है वो मौर्य राजवंश जो था वो उसका भाग नहीं था, हिस्सा नहीं था। अगर हम बात करें मौर्य राजवंश की तो इसमें कौन कौन से शासक जो था वो हुआ करते थे। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य का नाम तो सबसे पहले आएगा ही। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार हुआ, बिंदुसार के बाद अशोक हुआ। तो अजातशत्रु जो था वो इसमें नहीं आता था। क्वेश्चन नंबर 101 का ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अजातशत्रु इसमें नहीं आता था। अच्छा, इसमें और कौन कौन जो था वो आते थे। इसमें देखिए एक तो चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से जो था वो इस वंश की स्थापना की थी, वो आपने ध्यान रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य ने था वो सेल्यूकस निकेटर को भी जो था वो पराजित किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार आया। बिंदुसार भी जो था वो काफ़ी महान हुआ। इसने जो था वो खुद को अमित्र घात कह के जो था वो संबोधित किया, या फिर इसको अमित्र घात भी जो था वो कहा जाता था। उसके बाद अशोक आया। अशोक का तो आपको पता ही है कि 270 ईस्वी पूर्व जो था ये गद्दी पर बैठा था और इसने बैटल ऑफ क्लिंग भी जो था वो लड़ा था। बैटल ऑफ क्लिंग इसने कब लड़ा था? 261 ईस्वी पूर्व जो था ये बैटल ऑफ क्लिंग जो था वो इसके द्वारा लड़ा गया था। अब हम बात कर लेते हैं अजातशत्रु की, क्योंकि अजातशत्रु भी तो ऑप्शन में दिया गया है और आपने बहुत बार ये पढ़ा भी होगा कहीं ना कहीं पर। देखिए अजातशत्रु कहाँ पर था, ये कौन से वंश का शासक हुआ करता था, ये आपको पता होना चाहिए। अजातशत्रु जो था वो हर्यक वंश का जो था वो शासक हुआ करता था। एक हर्यक वंश था जिसका ये शासक हुआ करता था। ये आपने ध्यान रखना है कि किस वंश का ये शासक हुआ करता था। अब हर्यक वंश का ये शासक हो गया। हर्यक वंश में कौन कौन से शासक आते थे, जैसे कि बिंबिसार हो गया, अजातशत्रु हो गया और उज्जैन हो गया। ये सब जो था वो इस वंश में जो था वो आते थे। क्वेश्चन नंबर 102 देखें, बोलते हैं विच इंस्क्रिप्शन इज रिलेटेड टू चालुक्य किंग पुलकेशिन सेकंड। तो बोलते हैं कि इनमें से कौन सा शिलालेख जो है वो चालुक्य राजा पुलकेशिन सेकंड से संबंधित है। अगर हम बात करते हैं ना चालुक्य राजा पुलकेशिन सेकंड से संबंधित है, इनमें से कौन सा? 102 का ऑप्शन डी अहिहोल जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अहिहोल जो है ये है संबंध पुलकेशिन सेकंड से। पुलकेशिन सेकंड का एक इमीडिएट क्वेश्चन जो आपके माइंड में आना चाहिए वो आना चाहिए कि हर्ष के साथ जो था वो इसका युद्ध हुआ था पुलकेशिन सेकंड का, और इसमें कि कौन जीता था कौन हारा था। तो हर्ष के साथ जो युद्ध हुआ था ना पुलकेशिन सेकंड का, इसमें जो था वो हर्ष हार गया था। चालुक्य का जो शासक था पुलकेशिन सेकंड, ये इसमें जीत गया था। ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और अब देखो इसका वर्णन कहाँ पर मिलता है। इस युद्ध का वर्णन जो है वो ये जो आईहोल का जो क्या है, आईहोल का जो इंस्क्रिप्शन है, शिलालेख है ना, इससे मिलता है। ये आपने ध्यान रखना है कि इससे जो है वो वर्णन सारा मिलता है, तभी इसके साथ ये जुड़ा हुआ है पुलकेशिन सेकंड के साथ। और इस तरह से युद्ध के बारे में आपने जान लिया। हेनत्सांग जो था ये भी एक चीनी यात्री था। हेनत्सांग जो था वो हर्ष के कार्यकाल के दौरान जो था वो भारत आया था। लगभग कौन सा ईयर रहा था जब हेनत्सांग के द्वारा जो था वो यहाँ की यात्रा की गई थी? तो ये 630 का रहा था। 630 ईस्वी थी। 645 में ये चीन जो था वो लौट गया था। और इतना यहाँ से याद रख लिया तो काफ़ी है आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? 103 बोलते हैं टू होम डिड अकबर गेव द टाइटल मियाँ। तो बोलते हैं कि अकबर ने मियाँ पदवी जो था वो किसे दी थी? अकबर के द्वारा देखो मियाँ पदवी किसे दी गई थी? 103 का जो है वो ऑप्शन डी तानसेन जो है वो सही आंसर हो जाएगा। इमीडिएट क्वेश्चन जो आपके मन में यहाँ से आना चाहिए, माइंड में आना चाहिए, वो है पानीपत का दूसरा युद्ध, जो कि अकबर के कार्यकाल के दौरान हुआ था 1556 में। अकबर जब राजा बना था तो ये छोटा हुआ करता था। इसका संरक्षक जो था वो बेरम खान को जो था वो बनाया गया था। अकबर के 9 रतन हुआ करते थे, जिनमें से तानसेन भी जो था वो एक हुआ करता था, और तानसेन को फिर मियाँ का टाइटल भी जो था वो दिया गया था। नवरत्न हमने काफ़ी टाइम से रिवाइज नहीं किए। नवरत्न आपको नहीं भूल सकता कि नवरत्न क्या थे, परंतु इनके नाम भूल जाते हैं।
नवरत्नों में कौन कौन से लोग आते थे? नवरत्नों में जो था वो तानसेन एक आता था। तानसेन के अलावा मानसिंह भी जो था वो इसमें आता था। मानसिंह के अलावा बीरबल भी जो था वो इसमें आता था। बीरबल के अलावा जो था वो टोडरमल की अगर हम बात करें तो टोडरमल भी जो था वो यहाँ पर आता था। अब 4 तो ये हो गए, 4 के अलावा 5 बच गए। 5वें नंबर पर अबुल फजल आता था। 6ठे नंबर पर जो था वो फैजी आता था। 7वें नंबर पर जो था वो अब्दुल रहीम खान आता था। 8वें नंबर पर मुल्ला दो प्याज आता था। और 9th नंबर पर जो था वो हकीम हुमाम जो था वो आता था। तो ये आपने ध्यान रखना है अकबर के नवरत्नों के बारे में। ठीक है, नवरत्न भी हो गए यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। बोलते हैं व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ नूरजहां? नूरजहां जिसके नाम पर नूरपुर का नाम पड़ा था, नूरपुर का नाम पड़ा था और ये जहांगीर की पत्नी जो था वो हुआ करती थी। इसका ओरिजिनल नाम जो है वो पूछा गया है। 104 का ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। महूर निशा जो है वो इसका सही आंसर है। महूर निशा इसका सही नाम था। 104 की बात करें तो देखो, महरुन्निसा इसका पूरा जो असली नाम था नूरजहां का। और नूरजहां को सम्मानित करते हुए एक तरह से कहिए, जब जहांगीर जो था वो जब नूरपुर की यात्रा पर आया था तो नूरपुर का पुराना नाम धमेरी हुआ करता था। अब धमेरी जो था वो काफ़ी अच्छा लगा जहांगीर को। तो जहांगीर ने क्या कहा? जहांगीर ने कहा कि यार मेरा मन कर रहा है कि मैं यहाँ पर एक महल बनाऊँ। अब उस टाइम नूरपुर का शासक जगत सिंह हुआ करता था। जगत सिंह के मन में जो था थोड़ा सा डर बस गया कि कहीं ऐसा ना हो कि ये यहीं बस जाए आकर। तो उसने क्या किया ना, उसने एक अच्छी सी जगह दिखाई, परंतु वहाँ पर जो उसने लोक लगा दिए उनको जो था वो ग्वाइटर हुआ था, जो सॉल्ट की कमी से होता है ना, गले बड़े बड़े गले हो जाते हैं, तो वो उसको उन लोगों को वैसा रोग हुआ था। अब देखो वैसा रोग उन लोगों को हुआ था तो अकबर जो जगत सिंह था ना, उसने जहांगीर को वैसे ही लोग सारे वहाँ पर दिखाए। उसने पूछा कि ये क्या है, तो वो कहता है कि यहाँ का ना हवा पानी ही ऐसा है, यहाँ पर लोगों को ऐसा हो जाता है। फिर ये लोग बहुत सुंदर हुआ करते थे, नूरजहां बहुत सुंदर थी, जहांगीर भी काफ़ी जो था वो स्मार्ट था। तो इन लोगों ने फिर डिसाइड किया कि हम यहाँ पर नहीं रहेंगे भाई, हम यहाँ पर महल नहीं बनाएंगे, तो अपनी ज़मीन अपने पास ही रख। तो इस तरह से भी सिनेरियो एक बार हुआ था। अगला क्वेश्चन देखें 105। बोलते हैं कुतुब मीनार वॉज फाइनली रीबिल्ट बाय। तो बोलते हैं कि कुतुब मीनार जो था वो किसके द्वारा आखिर में दोबारा बनाया गया था? कुतुब मीनार की बात करें तो ये आखिर में जो था वो फिरोज तुगलक के द्वारा जो था वो बनाया गया था। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। रीबिल्ट पूछा गया है, ये नहीं पूछा गया है कि ओरिजिनली किसके द्वारा बनाया गया था। ओरिजिनली अगर हम बात करें ना कुतुब मीनार की, तो ओरिजिनली आपको पता होना चाहिए कि ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो था वो इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवा दी गई थी। अब स्टार्ट तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवा दी गई थी, परंतु कंप्लीट नहीं हो पाई थी जब तक कि जिंदा था, जब तक कि शासन कर रहा था। तो इसके बाद जो था वो कंस्ट्रक्शन किसके द्वारा पूरी कराई गई थी? तो इल्तुतमिश के द्वारा जो था वो कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन जो था वो फिर पूरी कराई गई थी। ये भी आपने ध्यान रखना है। तो ये बेसिक हो गया। और रीबिल्ड की बात की जाए तो फिरोज तुगलक आपने ध्यान रखना है कि फिरोज तुगलक के द्वारा जो था ये किया गया था। अच्छा, तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? अगर हम तुगलक वंश की बात करते हैं ना, तुगलक वंश की स्थापना जो था वो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा की गई थी, वो भी आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखें 106 नंबर क्वेश्चन। बोलते हैं द मुस्लिम लीग एडवोकेटेड अ सेपरेट मुस्लिम स्टेट इन विच ईयर। हमने अलग अलग क्वेश्चन जो है मॉडर्न हिस्ट्री के पढ़े हैं, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मुस्लिम लीग के द्वारा अलग मुस्लिम राष्ट्र की वकालत कब की गई थी? तो अलग मुस्लिम राष्ट्र की वकालत जो था वो 1940 में की गई थी। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। मुस्लिम लीग बना कब था? अब देखो अंग्रेज जब आए ना, तब उन्होंने यही तो नीति अपनाई कि राज करो और फूट डालो और राज करो। तो 1906 में चलकर जो था ये बना था। कब बना था मुस्लिम लीग? 1906 में जो था वो मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी गई थी। अब 1906 में इसकी स्थापना हो गई। आगा खान का नेतृत्व तो उनको मिल ही रहा था। ये स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो ढाका में जो था वो इसकी स्थापना की गई थी। ढाका में एक बैठक हुई थी जहाँ पर ये डिसाइड किया गया था कि इस तरह की एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनाई जाएगी। ये आपने ध्यान रखना है। उससे पहले हमने सूरत सेशन पढ़ रखा है। सूरत सेशन में क्या हुआ था? उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस ही दो भागों में बट गई थी, गर्म दल और नरम दल में आकर। ये ध्यान रखना है। 1907 का सेशन जो था वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का रास बिहारी घोष के द्वारा जो था वो प्रिजाइड किया गया था, जिसमें कांग्रेस जो था वो विभाजित हो गई थी। और उसके बाद जब हमने मुस्लिम लीग की स्थापना देखी तो मुस्लिम लीग का स्थापना जो था उस दौरान कौन था यहाँ का शासक? तो ये 1906 का समय था और दादा भाई नौरोजी इस टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। और ये सेशन जो था वो कलकत्ता में जो था वो हुआ था एग्जैक्टली।
अब एक किसी तरह का क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई है। तो इसकी स्थापना जो है वो आगा खान के द्वारा की गई है, और इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है, यही मुस्लिम लीग है जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा। और किसका नेतृत्व जो था वो मिला था, आगा खान का मिला था। कहाँ पर, ढाका में जो था वो इसकी स्थापना जो था वो की गई थी। 1940 में इन्होंने अलग से एक सेपरेट मुस्लिम स्टेट की जो था वो मांग कर दी थी। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं 107 में द मराठा वर डिफीटेड इन विच बैटल ऑफ पानीपत। तो देखो पानीपत की 3 ही तो लड़ाइयाँ हुई। पहली हमने पढ़ ली थी कि स्टार्टिंग में ही हो गई थी 1526 में ही, उस टाइम जो था वो बाबर का शासन जो था वो हुआ करता था। दूसरी हमने पढ़ी कि अकबर के कार्यकाल के दौरान 1556 में हुई। बचती है तीसरे नंबर की, तो यही जो था वो तीसरे नंबर की जो बैटल थी ना, ये हुई थी मराठा के टाइम में। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। मराठा पानीपत की किस लड़ाई में पराजित हुए थे, तो ये तीसरी लड़ाई में पराजित हुए थे, और तीसरी लड़ाई जो था वो 1761 में जो था वो हुई थी। ये भी ध्यान रखना है। मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली के बीच जो था वो इस युद्ध को जो था वो किया गया था या फिर हुआ था इनके बीच में। मराठा जो था वो यहाँ पर हार गए थे और अहमद शाह अब्दाली जो था ये यहाँ पर जीत गया था। ये भी आपने ध्यान रखना है। और यहाँ से आप क्या ध्यान रख सकते हैं, फर्स्ट बैटल आपने जान ली, सेकंड बैटल आपने जान ली। पानीपत की लड़ाई के बारे में आपने काफ़ी टाइम से रिवाइज नहीं किया होगा, किया भी होगा तो एचएस की अगर आपने तैयारी की होगी तो शायद आपने मेंस में ज़रूर प्री के लिए जो था वो ज़रूर पढ़ा होगा। पानीपत की लड़ाइयाँ हम यहाँ पर पानीपत के अलावा हम यहाँ पर बैटल ऑफ प्लासी के बारे में रिवाइज कर लेते हैं। देखो अगर हम बात करते हैं ना कि प्लासी का युद्ध जो था वो कब हुआ था, और प्लासी के अलावा बक्सर की लड़ाई कब हुई, तो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। और अगर हम बक्सर की लड़ाई की बात करते हैं तो 1764 में जो था ये हुआ था। और इसी तरह के क्वेश्चन आपको मॉडर्न इंडिया के बहुत सारे क्वेश्चन टेस्ट सीरीज़ में भी तो देखने को मिले होंगे। जो अगर आपने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की है लाइट सर्विसेज की, तो वहाँ पर पहली टेस्ट सीरीज़ जो आपने को प्रोवाइड करवाई गई है ना, उसमें आपको जो है वो ऐसे हिस्ट्री के क्वेश्चन देखने को मिले होंगे, अच्छे अच्छे मॉडर्न हिस्ट्री के। आप चलो नहीं भी अगर आपसे वो सॉल्व हुए होंगे ना, तो दूसरी टेस्ट के लिए तैयार करना, दूसरी के बाद तीसरे के लिए करना, आपका स्कोर जो है वो खुद ब खुद इम्प्रूव होगा अगर आप ईमानदारी के साथ जो है वो तैयारी करेंगे। अगर आप भी अवेल करना चाहते हैं ना, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स और टेलीग्राम चैनल पर आपको ये लिंक जो है वो मिल जाएंगे, वहाँ से जो है वो अवेल कर लेना। ठीक है, वहाँ से आप इजीली अवेल कर सकते हैं। और डेफिनेटली अगर आप ईमानदारी के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो सक्सेस भी ज़रूर मिलेगी। 108 देखें जी क्या बोलते हैं हु सेड गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। तो ये किसके द्वारा कहा गया था, ये सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन ए सही आंसर है। इस तरह के ही इंपॉर्टेंट जो स्लोगन दिए गए थे या फिर इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स कहे गए थे, ऐसे डू और डाई भी कहा गया था। डू और डाई जो था वो महात्मा गांधी जी के द्वारा जो था वो कहा गया था। क्विट इंडिया मूवमेंट जब 1942 में चली थी, भारत छोड़ो आंदोलन, उस दौरान जो था वो इनके द्वारा ये नारा दिया गया था। अब इस तरह के नारों से होता क्या था, जैसे डू और डाई का नारा जो था वो गांधी जी ने दे दिया, इससे ना लोगों में आक्रोश आ जाता था। उस टाइम बड़े बड़े नेता होते थे जिन्होंने क्या किया था, अपनी गिरफ्तारियां जो था वो दे दी थी, और काफ़ी लोग थे उन्होंने वहाँ पर अंग्रेजों का सहयोग करना छोड़ दिया। पैरेलल गवर्नमेंट जो था वो बनाई जाने लगी। और बोस जी का तो आपको पता ही होगा कि ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ भी जुड़े थे। ये 1938 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन होता है ना, 1938 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन, उस दौरान इन्होंने क्या किया था, इनको जो था वो प्रेसिडेंट चुना गया था। और ये सेशन जो था वो हरिपुरा में जो था वो हुआ था 1938 का सेशन। 1939 का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि ये भी सेशन हुआ और इसमें जो था वो सुभाष चंद्र बोस जी जो था वो फिर से जीत गए। अब सुभाष चंद्र बोस जी जो था वो जीत गए, परंतु फिर से लड़ाई बीच में चल पड़ी और इनको रिज़ाइन जो था वो देना पड़ा था। इनके रिज़ाइन के बाद राजेंद्र प्रसाद जो था वो बने थे। 1939 का सेशन जो था वो त्रिपुरी सेशन था। कई बार पूछा जाता है कि त्रिपुरी सेशन कब हुआ था, कहाँ पर हुआ था, क्या पूरी इसी तरह से कुछ भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सुभाष चंद्र बोस जी यहाँ पर सबसे पहले बने थे, परंतु कुछ बाद में इनको रिज़ाइन भी देना पड़ा था कारणवश। अगला क्वेश्चन देखें 109 क्वेश्चन बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीकृत सरकार का लक्षण है, विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ नॉट अ फीचर ऑफ सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट। तो बोलते हैं देखिए इनमें से अगर हम बात करते हैं ना, हमारे इंडिया में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यहाँ पर केंद्रीकृत सरकार की बात की गई है, तो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा। जुडिशियल रिव्यू जो है ये इनका फीचर नहीं होता है। ऑप्शन बी विधायी पुनरीक्षण जो है वो सही आंसर होगा। अब जैसे कि हमारा इंडिया है तो हमारे पास जुडिशियल रिव्यू का प्रोविज़न है, ठीक है, ये तो आपको पता ही है कि जुडिशियल रिव्यू का प्रोविज़न यहाँ पर है। क्या होता है ये जुडिशियल रिव्यू, पता होना चाहिए। इसमें होता है इस तरह से ना कि जो हमारा एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव होते हैं ना, जिसको हम कार्यपालिका और
जो हमारे लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव होते हैं ना, उनके द्वारा जो डिसीजन लिए जाते हैं उनको जो है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है वो रिव्यू कर सकते हैं। मान लीजिए कि कोई डिसीजन जो था, बहुत बार ऐसा होता है कि कोई भी डिसीजन जो है वो ले लिया जाता है सरकार के द्वारा, परंतु अगर कोर्ट को लगता है ना कि वो डिसीजन सही नहीं है, तो कोर्ट जो है वो जुडिशली उसको रिव्यू करता है कि किस तरह से जो है वो चीज़ें हो सकती हैं। बहुत सारी इसको लेकर बहुत सारी लड़ाई भी रहती है कि जुडिशरी जो है वो इंटरफेयर करती है लेजिस्लेटिव में जाकर, परंतु खैर हमारा तो क्वेश्चन है, हम तो जुडिशियल रिव्यू समझेंगे सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। यहाँ से बेसिक बातें समझी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कब इनॉग्रेट किया गया था? 28 जनवरी 1950 को इनॉग्रेट किया गया था। और कौन से एक्ट के तहत जो था वो एस्टेब्लाइज एक फेडरल कोर्ट के रूप में किया गया था? तो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया एस्टेब्लाइज किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। आपने ध्यान रखना कि पहले फेडरल कोर्ट होता था, फिर सुप्रीम कोर्ट 1950 में जो था वो बना था। और प्रेजेंट टाइम में चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है वो कौन है? तो प्रेजेंट टाइम में जो चीफ जस्टिस हैं वो हैं जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़। कौन से नंबर के चीफ जस्टिस हैं? ये 50वें नंबर के जो हैं वो चीफ जस्टिस हैं, ये भी ध्यान रखना है। टेट वगैरह में ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड रहते हैं। आगे बोलते हैं 110 नंबर क्वेश्चन में, इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिटेल्स ऑफ सिटीजनशिप्स आर मैंशन। तो सिटीजनशिप की डिटेल जो है वो कौन से पार्ट में जो है वो मैंशन की गई हैं? अगर हम बात करते हैं कि सिटीजनशिप का कौन सा पार्ट है जिसमें ये सब मेंशन किया गया है सिटीजनशिप को लेकर, तो ये है हमारे पास पार्ट सेकंड ऑफ ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा। पार्ट सेकंड जो है ये बात करता है सिटीजनशिप की। अब देखो हमारे पास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग पार्ट जो है वो दिए गए हैं, कौन सा पार्ट किसकी बात करता है वो आपको पता होना चाहिए बेसिकली। अगर हम पहले से बात करें तो पार्ट 1 जो है वो किसकी बात करता है, पार्ट 2 किसकी बात करता है? पार्ट 1 बात करता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में, और पार्ट 2 सिटीजनशिप की बात करता है। कौन सा आर्टिकल सिटीजनशिप के साथ डील करता है? तो आर्टिकल नंबर 5 से लेकर आर्टिकल नंबर 11 तक जो है वो सिटीजनशिप के साथ डील करते हैं। आर्टिकल 3 तो आपका बेसिक है, फंडामेंटल राइट के साथ जो है वो डील करता है। आर्टिकल 4 आपका किसके साथ डील करता है? ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के साथ डील करता है। आर्टिकल नंबर 4A भी है, ये किसके साथ? फंडामेंटल ड्यूटीज़ के साथ जो है वो डील करता है। आर्टिकल नंबर 5 जो है वो यूनियन गवर्नमेंट के साथ, और आर्टिकल नंबर 6 जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ डील करता है। आर्टिकल नंबर 12 फाइनेंस प्रॉपर्टी के साथ जो है वो डील करता है। आर्टिकल नंबर 12 के बाद आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल नंबर 15 बहुत ज़रूरी है। अभी इलेक्शन आ रहे हैं ना अलग अलग स्टेट्स में, तो इसको उसके साथ रिलेट कर लो। देखो 5 स्टेट्स में इलेक्शन आ रहे हैं और आर्टिकल नंबर 15 जो है वो इलेक्शन के साथ जो है वो डील करता है। आर्टिकल नंबर 17 है, आर्टिकल नंबर 17 जो है वो किसके साथ डील करता है? ये ऑफिशियल लैंग्वेज के साथ जो है वो डील करता है। आपने मुझे बताना है कि अभी किस किस स्टेट में जो है वो इलेक्शन के लिए अनाउंसमेंट की गई है। देखो ये बड़ी बेसिक चीज़ें होती हैं, ये न्यूज़पेपर में भी आता रहता है, हम इसलिए इस तरह की चीज़ें आपके साथ न्यूज़पेपर में भी शेयर करते रहते हैं। इनको पढ़ा करें, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व होते हैं जो किताबों में आपको याद भी नहीं रहते। 111 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच टाइप ऑफ फेडरलिज्म इज सीन इन इंडिया। कौन से तरह का फेडरलिज्म है जो इंडिया में देखने को मिलता है? अगर हम बात करें कि इंडिया में किस तरह का फेडरलिज्म देखने को मिलता है, तो इंडिया में जो है वो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन जो है वो देखने को मिलता है। ये आपने ध्यान रखना है। अच्छा, क्या है ये फेडरलिज्म? देखो फेडरल सिस्टम वो सिस्टम होता है ना जिसमें पावर जो है वो इक्वली डिवाइड होती हैं। इक्वली किसके बीच में डिवाइड होती हैं? सेंटर और स्टेट के बीच में पावर्स इक्वली डिवाइड होती हैं। फेडरलिज्म का सबसे अच्छा एग्जांपल जो देखने को मिलता है वो यूएसए जैसी कंट्रीज में देखने को मिलता है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। इंडिया एक तरह से फेडरल सिस्टम नहीं कह सकते, इंडिया क्वासी फेडरल सिस्टम में जो है वो मुख्य रूप से वैसे आता है, क्योंकि इंडिया में पावर तो डिवाइड हैं परंतु सेंटर के पास हमेशा ही ज़्यादा पावर रहती है और स्टेट के पास कम पावर जो है वो रहती है। क्वेश्चन नंबर 112 देखें, बोलते हैं व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ प्रोरोगेशन इन टर्म ऑफ पार्लियामेंट। तो बोलते हैं कि अगर हम बात करें कि संसद के संदर्भ में, तो प्रोरोगेशन का मतलब होता क्या है? प्रोरोगेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एंड ऑफ सेशन ऑफ पार्लियामेंट। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है कि संसद का जो सत्र है वो जो है वो एंड हो रहा है, ये इसका मतलब होता है। अब प्रोरोगेशन जो है वो किसके द्वारा की जाती है? ये प्रेसिडेंट के द्वारा जो है वो की जाती है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो पार्लियामेंट है, इसकी भाषा में जो है वो अलग अलग टर्में हमारे पास दी गई हैं। प्रोरोगेशन का आपको पता चल गया कि इसमें क्या होता है, इसमें जो आपका सेशन होता है ना वही टर्मिनेट हो जाता है ना, ये आपके सेशन को ही टर्मिनेट कर देता है।
और एक तरह की एडजर्नमेंट भी होती है। एडजर्नमेंट जो है ये क्या होता है, आपने ध्यान रखना है कि एडजर्नमेंट जो है इसमें सिर्फ और सिर्फ जो हाउस की सीटिंग होती है ना उसको जो है वो एंड टर्मिनेट किया जाता है, सेशन इसमें टर्मिनेट नहीं होता। और ये किसके द्वारा की जाती है, ये जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है हाउस का, जैसे स्पीकर हो गया, उनके द्वारा जो है वो एडजर्नमेंट की जाती है। प्रोरोगेशन किसके द्वारा की जाती है, ये प्रेसिडेंट के द्वारा जो है वो की जाती है। ये आपने ध्यान रखना है। तो इनका अलग अलग मतलब है दोनों का, और दोनों का आपने समझ लिया। क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं इन एग्जाम में और आगे भी बनेंगे, तो उनको ध्यान रखना। 113 नंबर क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट इज मिनिमम एज टू बिकम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ राज्यसभा। तो बोला गया है कि राज्यसभा का मेंबर अगर किसी को बनना है, नॉट लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा के लिए अलग अलग एज रखी गई है। तो अगर तो बनना है जी राज्यसभा का तो चाहिए 30 वर्ष। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर, 30 वर्ष एज होनी चाहिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए। अगर तो बनना है लोकसभा का सदस्य तो होनी चाहिए 25 साल की एज मिनिमम। मैक्सिमम तो कुछ नहीं है, एंडलेस है, आप चाहे जब तक बन सकते हैं, आपकी कैपेसिटी है, आप जब तक मेंबर बन सकते हैं बनते रहें। परंतु जो मिनिमम एज है वो 30 और 25 है। इन केस ऑफ विधानसभा अगर हम बात करते हैं तो विधानसभा में भी जो एज है मिनिमम वो 25 है। और विधान परिषद की अगर हम बात करते हैं जिसको आप लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, विधानसभा को, उसमें 25 है। और विधान परिषद जिसको आप लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं उसमें 30 है ये, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है, लेजिस्लेटिव काउंसिल का और लेजिस्लेटिव असेंबली का और लोकसभा का और राज्यसभा का। अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में कौन कौन होता है, तो ये भी तो पता होना चाहिए ना कि पार्लियामेंट में कौन कौन होता है। पार्लियामेंट में देखो प्रेसिडेंट आते हैं, लोकसभा आती है, राज्यसभा आती है। ये जो है वो पार्लियामेंट को जो है बनाते हैं। पार्लियामेंट इन चीज़ों को जो है वो कंसिस्ट करती है। ये आप यहाँ से नोट करें, ये आपने नोट कर लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया है। आगे क्वेश्चन में बोलते हैं द रेनफॉल ड्यू टू अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर caused by convergence of cold air masses against warm air masses is called। तो बोलते हैं कि गर्म हवा द्रव्यमानों के खिलाफ ठंडी हवा द्रव्यमान के अभिसरण द्वारा हवा के ऊपर की ओर चालन से होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं। देखो हमारे पास रेन के अलग अलग टाइप हैं, तो अगर आपको थोड़ा सा पता होगा ना तब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ये तो होगा 114 का ऑप्शन सी, फ्रंटल रेन, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। इसको हिंदी में ललाट वर्षा जो है वो कहते हैं। परंतु हम बात करते हैं रेनफॉल के बारे में। जो रेन हमारे पास होती है वो किस किस तरह से है इंडियन सिस्टम में। देखो हमारे पास जो रेनफॉल होती है ना वो किस तरह से होती है। एक होती है कन्वेक्शनल टाइप की रेनफॉल, एक होती है ओरोग्राफिक टाइप की रेनफॉल, एक होती है साइक्लोनिक टाइप की रेनफॉल। साइक्लोनिक टाइप की जो रेनफॉल है ना इसको फ्रंटल भी कह देते हैं। वैसे आपने अब क्या ध्यान रखना है कि हमारे पास जो कन्वेक्शनल टाइप की रेनफॉल होती है ना, ये इसमें क्या होता है, कैसे ये होती है। ये आमतौर पर देखने को मिलती है जब टेम्परेचर जो है वो कॉन्स्टेंटली हाई रहता है और ह्यूमिडिटी भी जो है वो हाई होती है, तब ये कन्वेक्शनल टाइप की रेनफॉल जो है वो देखने को मिलती है। अगर हम बात करें ओरोग्राफिक रेनफॉल की, तो ये जो है ये रेनफॉल तब होती है जब माउंटेन्स जो है ना, जब हवा बहती है ना, जो बारिश वाली हवा होती है, जब माउंटेन्स उस हवा के बीच में एक बैरियर बन जाते हैं, एक बाधा बन जाते हैं, तो वहाँ से एक सिनेरियो बनता है, तब जो रेनफॉल होती है उसको ओरोग्राफिक रेनफॉल जो है वो कहा जाता है। और ये जो फ्रंटल रेनफॉल होती है, साइक्लोनिक रेनफॉल, ये तब होती है जब दो अलग अलग एयर मासेस डिफरेंट टेम्परेचर के आपस में मिलते हैं। जैसे वार्म और कूल आपको जब मिल जाएंगे तब ये रेनफॉल जो है वो हो जाएगी। इस तरह की रेनफॉल तब देखने को जो है वो मिलती है। अच्छा, हम साइक्लोन्स की बात कर रहे हैं। साइक्लोन से मुझे क्वेश्चन आप आंसर करके बताइए कि कैरिबियन जो आइलैंड है ना, कैरिबियन जो आइलैंड है, इसमें जो है वो साइक्लोन को क्या कहते हैं। कैरिबियन आइलैंड में साइक्लोन को क्या कहा जाता है, ये आप जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। आसान ही है वैसे तो, पहले तो बहुत बार रिवाइज हुई हैं चीज़ें, होपफुली कि आपको याद रहा होगा, तो आप कमेंट करके बताएंगे। और बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। ये आपके लिए आज का एक क्वेश्चन हो गया, बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है। और देखो टेस्ट सीरीज़ का तो आपको पता है, अगर आपने टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 जो है वो करके सर्च करना। टेलीग्राम चैनल जो है वो आपको मिल जाएगा @allexam31। जब आप सर्च करेंगे तो टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज़ का लिंक मिल जाएगा। हाँ, टेस्ट सीरीज जब आप परचेज करेंगे ना तो ईमेल बहुत अच्छे से डालें, परफेक्टली डालें। जिस ईमेल पर आपको एक्सेस चाहिए वही ईमेल डालें, और अच्छे से आपको तैयारी तो आपकी हो ही जाएगी यहाँ से एलाइड एग्जाम के लिए, परंतु बाकी एग्जाम भी आप डेफिनेटली कवर कर लेंगे। अगर आप ईमानदारी के साथ काम करते हैं तो ये ग्रांटेड बात है कि आपकी सिलेक्शन पक्की है। फिर आज के इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।